कर दे चालू। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार के मूल अधिकार देखे थे? 7 प्रकार के मूल अधिकार देखे थे, जिसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, यानी कि वो क्या है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है केवल। तो पार्ट ए पढ़ेंगे हम राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, ये है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, समानता का अधिकार। तो इसमें डालेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है रूल ऑफ लॉ। क्या कहता है ये? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन, यानी कि शासन किसका होना चाहिए? कानून का होना चाहिए। क्यों नहीं है भाई, पीएम साहब मोदी हैं तो मोदी का शासन होगा। किसका शासन होगा? कानून का शासन होगा, यानी कि मोदी जी भी किसके अनुसार काम करेंगे? कानून के ही अनुसार काम करेंगे, इसलिए शासन किसका होगा? कानून का शासन होगा। ठीक है, तो 14 किस क्या बारे में बात करता है? कानून का शासन होगा। ठीक है, अब इसमें समानता के बारे में क्या कहा गया है? इसमें 2 चीजें, एक तो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समता, समता। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब दोनों को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि शासन किसका होगा? कानून का शासन होगा। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कानून के समक्ष समता या समानता। कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके कानून क्या है? सबके लिए समान होगा। सीएम हो या पीएम हो या नॉर्मल आदमी हो, जो कानून है उसके वो क्या है? सभी के लिए क्या है? समान है। ठीक है, कोई भी उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है। यह उदाहरण हमने कहाँ से लिए? तो ये उदाहरण हमने लिए ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिए? ये उदाहरण हमने ब्रिटेन से लिए। यह है नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? नेगेटिव कंसेप्ट, नकारात्मक बात करता है। कैसे? कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी कि नेगेटिव है। कैसा है? कानून से बड़ा कोई नहीं है। पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। नकारात्मक कंसेप्ट, थोड़ी नेगेटिविटी झलकाता है। ठीक है, थोड़ी नेगेटिविटी झलकाता है। ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है। ठीक है, कोई भी बड़ा नहीं है, सभी क्या है? बराबर है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। और कैसा कंसेप्ट है? नेगेटिव कंसेप्ट है। अब ये क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। आपने देखा होगा लेडी जस्टिस, फिल्मों में देखते हैं हम, आंख पर बंधी हुई काली पट्टी, जो हाथ में तराजू और आंख पर काली पट्टी, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। वो ये नहीं देख रही है कि आदमी की कंडीशन क्या है। ठीक है, वो सबको समान रूप से जज कर रही है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है। जैसे कि आप कह दो कि एक नॉर्मल आदमी है और एक फिजिकल हैंडीकैप आदमी है, यानी कि एक विकलांग आदमी है। ठीक है, दोनों को आपने बराबर लेवल पे खड़ा कर दिया, दोनों को समान टाइम दिया और कहा कि दौड़ो। कौन आगे तक दौड़ पाएगा? साधारण आदमी। आपने समानता दी है। ठीक है, लेकिन ये क्या पूरी तरह न्याय संगत है क्या? नहीं है। इसीलिए हमने एडॉप्ट किया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। भाई समानता तो होनी ही चाहिए, लेकिन समान तरह के लोगों के लिए समानता ढूंढो। यहाँ पे एक साधारण आदमी दो और फिर उनके बारे में समानता की बात करो। 2 फिजिकल हैंडीकैप लो और फिर उनके बीच दौड़ लगाओ। ठीक है, ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, यानी कि ये बात करता है समान और असमान की। यानी कि ये कहता है कि एक क्लासिफिकेशन कर दो। क्या कर दो? वर्गीकरण कर दो। एक जैसे कि एक आम आदमी अलग और फिजिकल हैंडीकैप अलग। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी है, फिर लगाओ आप इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, डायरेक्ट आप इक्वलिटी बिफोर लॉ मत लगाओ, पहले ऐसा क्लासिफिकेशन करो। और क्लासिफिकेशन भी कैसा होना चाहिए?
क्लासिफिकेशन भी किसा होना चाहिए, लॉजिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप, एक आदमी कम सुनता है लेकिन पैर तो सही है, ठीक है, अब दौड़ाओगे तो आप क्या इसमें आ जाएगा क्या, वो नहीं आएगा। तो क्लासिफिकेशन भी कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये लगाओ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। तो समझ में आ गया कि आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, एक तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। समझ में आया विधि का समान संरक्षण क्या है, कि पहले क्लासिफिकेशन करो, पहले बराबर करो, ठीक है। समान और समान के बीच आप समान कानून नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो समान समान के बीच समान कानून लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में इधर थोड़ा समझने के लिए ध्यान लिख लेना भले कि आम आदमी और फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। अब ये कहाँ से लिया गया है हमने, ये लिया है हमने यूएसए से। कहाँ से लिया है हमने, ये यूएसए से लिया है, ठीक है। ये है पॉजिटिव कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है ये, पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो समझ में आया आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 बात करता है रूल ऑफ लॉ की, कानून का शासन। कि शासन किसका होगा, कानून का होगा, न किसी पार्टी का होगा न किसी व्यक्ति का होगा, शासन हमेशा किसका होगा, कानून का होगा। इसमें दो बातें सामने निकल कर आती है, एक आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव अप्रोच है, हमने ब्रिटेन से लिए नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए हमने एक और चीज मेंशन की है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। यानी कि पहला क्या करो, आप क्लासिफिकेशन करो, एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन करो और फिर समान व्यक्तियों पर समान प्रकार का लॉ इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ को। और ये रूल ऑफ लॉ को हमने किस में शामिल कर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया है, ठीक है। किस में आता है रूल ऑफ लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा। बार बार आएगा ये शब्द मूल ढांचा, जब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में आगे, तो तब आपको क्लियर होगा कि मूल ढांचा है क्या। अब ये मूल ढांचा किस में बताया गया है, मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। ये केस सारे याद रखने हैं आपको। तो रूल ऑफ लॉ किस में शामिल है, मूल ढांचे में शामिल है, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कुछ बातें जो बता दी है कोर्ट ने, ठीक है। भाई हमारे संविधान का व्याख्याता, संविधान का व्याख्याता कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि फला चीज का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो किसमें है, मूल ढांचा में। यानी कि आप कोई ऐसा कानून बनाए, जैसे गवर्नमेंट कोई कानून बनाए तो उससे रूल ऑफ लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे रूल ऑफ लॉ वायलेट होता है तो मूल ढांचा प्रभावित होगा, और मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मूल ढांचे में बहुत सारी चीजें शामिल है, वो हम आगे देखेंगे जब मूल ढांचा पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। रूल ऑफ लॉ के दो प्रोविजन है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनको ऐसे ही लिखना, ठीक है। ब्रिटेन, इधर यूएसए, नेगेटिव कंसेप्ट, पॉजिटिव कंसेप्ट, ठीक है, लिखो। एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ये एक ब्रिटिश कानूनविद थे, ब्रिटिश कानूनज्ञ थे, एवी डाइसी। क्या नाम था उनका, एवी डाइसी। उनके द्वारा दिया गया था एक रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, ठीक है, लिख लो। ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन होगा। और जो रूल ऑफ लॉ है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे में भी शामिल है। कौन से केस के तहत इसको मूल ढांचे में शामिल किया गया, तो वह मिनर्वा मिल्स केस था। रूल ऑफ लॉ के दो पार्ट हैं, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ये कंसेप्ट लिया हमने यूके से, कहाँ से, ब्रिटेन से ये कंसेप्ट हमने लिया। ये नेगेटिव टेंडेंसी को बताता है कि कानून के समक्ष कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है, नेगेटिव चीजों को बताता है, लेकिन ये सभी को समान रूप से देखता है, ठीक है। इसलिए हमने लगाया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहता है कि पहले आप लॉजिकल क्लासिफिकेशन करो, फिर जो समान है उन पर समान लॉ एप्लीकेबल करो, समान तरीके से, ठीक है। समान लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए समान प्रकार के लोगों पर समान तरीके से। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसमें 5 बातें आएंगी, 5 कारण आएंगे। ग्राउंड के लो या आधार के लो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 याद होने चाहिए आपको।
मूल वंश, रेस ओनली। ठीक है, ये 5 ग्राउंड, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इनके आधार पर राज्य किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा। ये तो आ जाता है भाग 15(1) में। ठीक है, कि इन 5 आधार पर, केवल और केवल इन 5 आधार पर, और आधार पर कर सकता है लेकिन इन 5 आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राज्य नहीं करेगा। ठीक है, भाग 1 में ये लिखा हुआ है, 15(1) में ये लिखा हुआ है। 15(2) में ये लिखा हुआ है कि राज्य तो नहीं करेगा, जो नहीं करेगा, कोई प्राइवेट प्लेयर भी जो है इनके आधार पर शोषण नहीं करेगा। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल हो गया तो उसमें भी इनके आधार पर शोषण नहीं होगा। ठीक है, कोई होटल हो गया, ठीक है, कोई मंदिर हो गया, तो इनमें भी इनके आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारे भाग 15(2) में। अब इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे 15(3) में ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए राज्य योजनाएं बना सकता है। ठीक है, महिलाएं और बच्चे, क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव लोग हैं इसलिए इनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। तो आप कहोगे कि लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया क्योंकि महिलाओं के लिए आप योजनाएं बना रहे हो। ठीक है, लेकिन उसको एक अपवाद के रूप में शामिल कर लिया है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। जो फिर इसका अगला जो भाग आता है 15(4), उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए ही नहीं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे कि SC ST जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए भी राज्य योजनाएं बना सकता है। ठीक है, उनके लिए भी राज्य क्या बना सकता है, योजनाएं बना सकता है, यानी कि वो रिजर्वेशन वाला प्रोविजन। फिर आया भाग 15(5), उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, किसमें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। अभी तक बात केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हो रही थी, लेकिन अब उसमें भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी ऐड कर दिया गया, यानी कि वहां पर भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। जो अभी लेटेस्ट में है, जो EWS क्लास जोड़ी गई है वो 15(6) में आती है। किस में आती है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया पहले केवल सामाजिक और एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड लोगों को शामिल किया गया है। उसमें आर्थिक आधार कहीं भी शामिल नहीं था, लेकिन जो नवीन संविधान संशोधन हुआ जिसमें इकोनॉमी के वीकर सेक्शन जोड़ा गया, जो EWS जोड़ा गया, वो किस पे, आर्थिक आधार पर भी जोड़ा गया, यानी कि आर्थिक आधार पर भी अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। कितना, 10%। ठीक है, तो ये 15(6), तो लिखते हैं एक एक करके। ये 5 ग्राउंड ध्यान रखना। ठीक है, पहले में है कि राज्य कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 आधार पर। ठीक है, दूसरे में है राज्य और नागरिक या प्राइवेट के लो आप, ये दोनों भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन आधार पर। राज्य तो करेगा जो नहीं करेगा, प्राइवेट प्लेयर भी इनके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लिख लेना कि होटल, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल। ठीक है, तीसरा अपवाद में लिख लेना कि महिलाएं और बच्चों, इनके वेलफेयर के लिए राज्य क्या बना सकता है, योजनाएं बना सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि महिलाओं के आ गया तो लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हुए, तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार चाइल्ड, इसलिए उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो बताई थी समानता और एक बताई थी समता। ठीक है, समानता और समता, कि आप कोई मैच देख रहे हो, एक कोई छोटा बच्चा देख रहा है और एक कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, तो समानता तो क्या है कि भाई दोनों को समान प्लेटफॉर्म दे दो और यहाँ से देख रहे हैं दोनों। ठीक है, लेकिन समता क्या है कि इसको ऊंचा स्टूल दे दो ताकि दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो समता क्या है, आप असमान व्यवहार करोगे ताकि उन्हें समानता के स्तर पर लाया जा रहा है, ताकि तो वो भी क्या है, एक तरीके का वो भी क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। यानी कि भेद तो कर ही रहे हो कि भाई आपने उसको बड़ा स्टूल दे दिया, इसको नहीं दिया, तो ये एक तरीके का क्या है, भेद तो है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यानी कि इसको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, इससे देखने में इसको कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। वो तो इसको नुकसान होता तब वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाता, भाई इसको फायदा हो रहा है, इसको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। तो सेम ऐसे ही है, अगर आप विमेन के वेलफेयर के लिए योजनाएं चला रहे हो तो उसको मेल से कोई, तो मेल को थोड़ी नुकसान हो रहा है कोई, तो ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो। चौथा क्या है, चौथा ये कि सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से
पिछड़े लोगों के लिए राज्य क्या बना सकता है, योजनाएं बना सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आता है, एक तो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये इसका मतलब है सामाजिक, एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लास, ठीक है, प्लस SC ST, ठीक है। तो इनके लिए राज्य क्या बना सकता है, योजनाएं बना सकता है। इनमें इनको देखा नहीं जाएगा फिर, ठीक है। जो अगला है वह है कि जो ये सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इनके लिए शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन और ये किसके तहत जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जोड़ा गया है, फिर 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। ये सभी तरह के शैक्षिक संस्थान आ गए, इसमें प्राइवेट आ गए, गवर्नमेंट एडेड आ गए, गवर्नमेंट तो पहले से ही शामिल थे, ठीक है। लेकिन इसमें कौन से संस्थान भी आ गए, प्राइवेट संस्थान भी आ गए, क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था 27%, ठीक है। तो वो 27% को इम्प्लीमेंट करने के लिए यह संविधान संशोधन फिर किया गया था 93, ताकि शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल सके, ठीक है। तो ये है हमारा 15 का भाग 5। जो 15वां का भाग 6 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 103वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड। हमने आर्थिक रूप से कभी कहीं बात नहीं की, ठीक है। हमने पैसे कौड़ी की कहीं भी बात नहीं की। कोई आदमी अमीर है, गरीब है, अगर वो गरीब है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये अभी नया अमेंडमेंट किया गया है 103वां, इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है। किसको, इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड क्लास को, जो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% रिजर्वेशन, ठीक है। समझ में आया। तो आर्टिकल 15 में 5 चीजें ध्यान रखनी है आपको। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इनके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ना तो राज्य करेगा, नहीं सिटीजन या प्राइवेट प्लेयर करेंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए राज्य योजनाएं बना सकता है, ठीक है। चौथा है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, जो SC ST है, उनके वेलफेयर के लिए भी राज्य योजनाएं बना सकता है, ठीक है। बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया 93वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसके तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए संविधान संशोधन करके 15 भाग 5 जोड़ा गया, ठीक है। और जो नवीनतम संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ पर, शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया, ठीक है। तो जो EWS जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। पूछ ले आपसे कि जो है EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 10%, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो 103वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। लिखो। ठीक है, ये बात की हमने आर्टिकल 15 की कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे में बात की हमने कि राज्य तो नहीं करेगा, जो नहीं करेगा प्राइवेट प्लेयर भी या नागरिक भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई जा सकती है। इसके बाद जो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 15 भाग 5 जोड़ा गया, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन या पिछड़े लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अलाउ किया गया, ठीक है। उसके बाद जो 123वां संविधान संशोधन है 2019 में जो किया गया,
इसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। पहले अभी तक केवल हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन 103वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड लोगों की भी बात की और उनको 10% रिजर्वेशन दिया। अब आर्टिकल 16, वो वाला आर्टिकल ज़्यादातर बात कर रहा था किसकी, शैक्षणिक संस्थानों की। ठीक है, ये बात करेगा रोजगार की, किसकी बात करेगा, ये नौकरी की बात करेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ग्राउंड आएंगे। कितने ग्राउंड आएंगे, 7 ग्राउंड आएंगे। ठीक है, वहाँ पर 5 ग्राउंड थे पिछले वाले में, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूलवंश। यहाँ पर 7 ग्राउंड आएंगे। 5 तो पिछले वाले ही आएंगे प्लस 2 नए आएंगे। 2 नए कौन कौन से हैं, एक तो है निवास और एक है उद्भव, जिसको कहते हैं हम डिसेंट, रेजिडेंस। 5 कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूलवंश। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्राउंड की बात होगी, यहाँ पर 7 आधार की बात होगी। पिछले में हमने 5 आधारों की बात की थी, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश। यहाँ पर 2 नए बेस ऐड हुए हैं, वो है एक तो उद्भव, डिसेंट, और दूसरा है रेजिडेंस यानी कि निवास। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, 16 भाग 1। 16 ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार और कोई अपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हो, सरकारी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की बात अगर हो रही है तो सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर। सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पहले तो क्या कह दिया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट में सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। ठीक है, दूसरे में कहा है कि ये 7 ग्राउंड, ठीक है, 7 ग्राउंड, ये लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इन 7 ग्राउंड के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई पब्लिक रिक्रूटमेंट निकलती है तो उनमें इन 7 आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये 16(2) में लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है कि सभी को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें कहा है वो 7 ग्राउंड बताएं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भाग 3। ठीक है, भाग 3 क्या कहता है कि अगर संसद अगर चाहे तो रेजिडेंस की शर्त लगा सकता है। ठीक है, वो कह सकता है कि भाई ये नौकरी फला लोगों के लिए ही रहेगी, फला जगह वाले नौकरों के लिए ही रहेगी। लेकिन ऐसा केवल और केवल कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। ठीक है, स्टेट जो है हमारी स्टेट नहीं कर सकता, केवल और केवल संसद ऐसा कर सकता है। ठीक है, रेजिडेंस की शर्त। तो इसमें यही बात है कि संसद रेजिडेंस की शर्त रख सकता है। जैसे कि कोई जगह है वहाँ के लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वहीं के लोगों को पार्टिसिपेशन देने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, जैसे आंध्रा में भी है, ये कहाँ पर है, एक तो आंध्रा में है। ठीक है, आंध्रा में भी ऐसा ही प्रावधान है कि वहाँ की नौकरियों के लिए केवल वहाँ के लोग ही एलिजिबल है। ठीक है, फिर आता है हमारा भाग 4। इसमें वही बात जो पहले हमने की थी कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए वहाँ पर क्या था, रिजर्वेशन दिया था हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको हम रिजर्वेशन देंगे, किसमें, सरकारी नौकरियों में। ठीक है, बैकवर्ड लोग, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। फिर आगे और भी बहुत सारे केस आते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा यूँ ही नहीं है, फिर बहुत डिटेल में चला जाएंगे। बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। अब ये बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है, ये एक केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाता है। तो उसमें ये कहा गया है कि बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो हम पहले देख के आए वो, प्लस उस जो क्लास है उसका प्रॉपर स्टेट की सर्विस में कोई रिप्रेजेंटेशन, अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर उसको बैकवर्ड क्लास माना जाएगा। ठीक है, क्या है, एक तो कि सोशली और सामाजिक
और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो भी स्टेट की सर्विस है, जैसे आरएस का कोई एग्जाम निकला, अगर उसमें उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस क्लास का, तो फिर आप उसको बैकवर्ड क्लास मानकर उसको रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, फिर आता है 4th A। ठीक है, 4th A, ये रिजर्वेशन केवल आपने नौकरी में था। किसमें था ये रिजर्वेशन? केवल नौकरी में, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे तब था ये रिजर्वेशन। प्रमोशन में ये रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, प्रमोशन में ये रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट में एक 77वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 77वां संविधान संशोधन किया, और उसमें कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि प्रमोशन में भी ये रिजर्वेशन लागू होगा। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन केवल और केवल किसको मिलेगा? एसटी और एससी को मिलेगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन, यहाँ पर कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो केवल नौकरी में मिलेगा, प्रमोशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही राइवलरी वापस से आ गई पार्लियामेंट की और जुडिशियरी की। ठीक है, यहाँ पर वही वोट बैंक के लिए वापस में इसने क्या किया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, एसटी और एससी को, ओबीसी नहीं है इसमें इंक्लूड। ठीक है, फिर 4th B, इनको ऐसे ही याद रखना, ये 4th A है, ये 4th B है। ठीक है, इसको ऐड किया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 81वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में। ठीक है, ये 77वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें तो था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा एसटी एससी को, केवल और एसटी एससी को। ठीक है, उनको नहीं मिलेगा, ओबीसी वालों को। इसमें यह कहा गया, देखो पहला क्या रूल है हमारे, ये रूल है रिजर्वेशन में कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन क्या नहीं होना चाहिए? 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले क्या था, जैसे आप एसटी एससी को रिजर्वेशन दे रहे थे, तो इसमें क्या था, जैसे मान लो पिछले साल 50 सीट निकली एसटी एससी की। ठीक है, तो वो 30 ही भरी, 20 खाली रहेगी, तो ये 20 से अगली बार ऐड हो जाएगी ये। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बढ़ते 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 ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा चला गया था। एक बार ये परसेंटेज 68% चला गया था। कितना चला गया था? 68%। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। जो ये है ना, ये 20 सीटें आगे चली जाएगी, इसको क्या कहते हैं? कैरी फॉरवर्ड रूल। उस रूल को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको ये कहा गया कि ये जो है बैकलॉग में भी ये 50% वाला जो क्राइटेरिया है ये बैकलॉग में लागू नहीं होगा। ठीक है, बैकलॉग में 50% वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। समझ में आया? सबसे पहले तो हमने 7 ग्राउंड देखे थे। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश। ठीक है, 2 और ग्राउंड थे, एक तो था उद्भव और दूसरा था निवास। इनके आधार पर पहला जो आया, सभी को समान अवसर मिलो, इनके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर संसद चाहे तो निवास की शर्त रख सकता है। ठीक है, कौन रखेगा? संसद। इस पर इंपॉर्टेंट कर लेना, संसद। वो आपको स्टेटमेंट बना के क्या दे देगा, यहाँ पर विधानसभा दे देगा। ठीक है, ये क्या विधानसभा निवास की शर्त रख सकता है क्या? लेकिन नहीं, केवल कौन रख सकता है? संसद रख सकता है। ठीक है, फिर बात की हमने बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। तो बैकवर्ड क्लास की क्या क्राइटेरिया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, प्लस राज्य की सर्विस में अगर उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यह रिजर्वेशन केवल नौकरी में था। ठीक है, प्रमोशन में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया 77वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया एसटी और एससी को। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे 50% रिजर्वेशन की, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको काउंटर करते हुए एक संविधान संशोधन किया गया जिसमें यह कहा गया कि बैकलॉग में, बैकलॉग मतलब वही कैरी फॉरवर्ड वाला, जो सीटें खाली रह गई वो आगे चली जाएगी तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे 12% रिजर्वेशन है, ओबीसी का 27% है, अगर बैकलॉग करके ये 50% से ज़्यादा होगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, बैकलॉग में ये 50% वाला रूल लागू नहीं होगा। ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये है हमारा। इसमें एक और पॉइंट रह जाता है 6, वही ईडब्ल्यूएस वाला मसला। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को नौकरी में 10% का आरक्षण, ये नवीनतम जोड़ा गया है अभी भाग 6। ठीक है, 16 भाग 6 कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी, आप जब
कट ऑफ देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की नई कैटेगरी आती है, ठीक है। कट ऑफ की ईडब्ल्यूएस की क्या आती है, नई कैटेगरी। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की नई कैटेगरी आती है, उसकी अलग से कट ऑफ आती है। 10% रिजर्वेशन है उसको, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये लिखो जनरल, ठीक है। 16वां जो है 7 आधारों पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है। इन 7 आधार पर सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो संसद है वो रेजिडेंस की शर्त रख सकता है, संसद रख सकता है, राज्य नहीं रख सकता, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो हर स्टेट वाले ही अपने यहाँ बैन कर दे, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद कर सकती है, ठीक है। अब हम 2 और आर्टिकल पढ़ेंगे आज, जिसमें हमारा राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार पूरा हो जाएगा। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इसका मतलब होता है अस्पृश्यता का निवारण, अस्पृश्यता का निवारण, ठीक है। ये इस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता होती है उसको खत्म करने के लिए ये आर्टिकल जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका मूल अधिकार भी है, अगर कोई आपको ऐसा करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नहीं बताया गया है कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसको डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो वो ऐसे स्टेटमेंट बनाती है, क्या अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो अनटचेबिलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये बार बार अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इनकी जजमेंट आती है और उस आधार पर फिर अनटचेबिलिटी का मतलब निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि वह अनटचेबिलिटी है क्या, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 17। अब है आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उपाधियों का अंत। पहले पुराने टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कई लोगों को कई प्रकार की उपाधियां मिली हुई थी, जैसे कि किसी को राय बहादुर, किसी को राजाधिराज, किसी को महाराज। तो वो उस सब को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि सभी क्या है, नागरिक है। भारत के लिए सभी क्या है, नागरिक है। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सभी को एक ही वोट की पावर है, ठीक है। तो सभी नागरिक है, इसलिए उन सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें कुछ और पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि राज्य जो है वह केवल मिलिट्री और एजुकेशन में ही कोई उपाधि या टाइटल दे सकती है। इनके अलावा, इन 2 क्षेत्रों के अलावा राज्य किसी भी नागरिक को कोई टाइटल नहीं देगा, क्योंकि वो इक्वलिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। एजुकेशन में कैसे, जैसे किसी ने बीटेक की डिग्री कर ली तो इंजीनियर की उपाधि मिल गई, ठीक है। किसी ने एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर की उपाधि मिल गई। मिलिट्री में कैसे, जैसे कर्नल, किसी को और कुछ मिल जाए, ठीक है, उस प्रकार का टाइटल। तो राज्य इन 2 क्षेत्रों के अलावा और किसी को कोई टाइटल नहीं देगा, ठीक है। कोई उपाधि नहीं दे, इन 2 क्षेत्रों में ही दे सकता है, इनके अलावा और नहीं दे सकता। दूसरा, भारतीय नागरिक जो इंडियन सिटीजन होगा वो विदेश से किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। भारतीय अगर कोई नागरिक है तो किसी बाहरी देश से कोई भी टाइटल गेन नहीं कर सकता, ठीक है। कोई उपाधि ग्रहण नहीं, ठीक है। समझ में आ गई दोनों बातें। पहले तो क्या है कि स्टेट केवल मिलिट्री और एजुकेशन का टाइटल दे सकता है, भारतीय नागरिक विदेश से कोई टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है।
तीसरी बात क्या है, अगर कोई विदेशी नागरिक है और वो भारतीय सर्विस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई विदेशी नागरिक है और वो भारतीय सर्विस में काम कर रहा है, तो वो टाइटल तो ले सकता है बाहर से, विदेश से कोई टाइटल तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। पर ये है पॉइंट नंबर 3। कोई विदेशी नागरिक है जो काम कर रहा है कहाँ पर? भारतीय सेवा में, ठीक है, तो उसको अगर बाहर से कोई टाइटल लेना है, तो उसके कोई उपाधि लेनी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। तो ये है 3 नंबर। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो बाहर से टाइटल अलग होता है, सम्मान अलग होता है, ठीक है। उपाधि अलग होती है और सम्मान अलग होता है। सम्मान तो जैसे किसी को भी कुछ भी दे दिया, उपाधि पर्टिकुलर उसके आगे या पीछे लग जाती है, ठीक है। उपाधि क्या लगती है? उसके आगे लग जाती है कि भाई जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर आगे लग गया, ठीक है। सम्मान नहीं लगता। जैसे आपको किसी चीज़ से सम्मानित किया गया है, तो फिर आपको वो आगे या पीछे नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो बाहर से सम्मान भी नहीं ले सकता, ठीक है। बाहर से सम्मान भी नहीं ले सकता कोई भी, लेकिन प्राइवेट ले सकता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉर्मल आदमी है, वो तो बाहर से सम्मान तो ले सकता है। जैसे कि फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा शाहरुख खान को सम्मानित किया गया, ठीक है, कोई सम्मान दिया गया है उसको, तो वो शाहरुख खान ले सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो बाहर से सम्मान नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में उसे बाहर से कोई उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति क्या है? आवश्यक है। चौथा है सरकारी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति ठीक है, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति सम्मान तो ले सकता है, ठीक है, सॉरी वो पहले गलत हो गया, सम्मान तो ले सकता है वो, लेकिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए उसको, ठीक है। प्रेसिडेंट की क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको बाहर से कोई विदेश से कोई सम्मान मिल रहा है अच्छे कार्य के लिए, तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर, जैसे हमने बात की शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्यरत कोई व्यक्ति को बाहर से सम्मान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। लेकिन अन्य को नहीं, ठीक है। अन्य का मतलब है कोई प्राइवेट, जो सरकारी सर्विस में नहीं है, उसके अलावा कोई को भी अगर वो बाहर से कोई सम्मान प्राप्त करता है, तो इसके लिए उसको राष्ट्रपति की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो हमने एक तो पढ़ा आर्टिकल 17 जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है। लेकिन यहाँ पर अस्पृश्यता को डिफाइन नहीं किया गया है कि अब अस्पृश्यता होती क्या है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। 18 बात करता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये मानता है कि हम सभी क्या है? समानता, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। तो ये राजाधिराज, महाराज, राय बहादुर, इस प्रकार की सब चीज़ें गलत है। सब क्या है? भारत के नागरिक है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सभी को क्या है? वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो उसको हटाने के लिए इसमें और प्रोविजन क्या क्या किया है कि राज्य भी केवल 2 ही चीज़ों पर टाइटल देगा, 2 ही मसलों पर उपाधि देगा, एक तो मिलिट्री और दूसरा एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो भारतीय नागरिक है वो बाहर से कोई उपाधि, ठीक है, उपाधि और सम्मान में अंतर समझना आप कि जो भारतीय नागरिक है वो बाहर से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है, उपाधि नहीं ले सकता। अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय सेवा में अगर उसको बाहर से कोई टाइटल दिया जाता है, तो उसके लिए उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी है। कोई भारतीय नागरिक जो कि सरकारी सेवा में, अगर वो बाहर से कोई सम्मान, उपाधि नहीं, सम्मान, उपाधि तो ले ही नहीं सकता कोई भी नागरिक, सम्मान भारतीय नागरिक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो राष्ट्रपति की अप्रूवल जरूरी है, लेकिन प्राइवेट को नहीं है, ठीक है, जिससे शाहरुख खान की बात हमने की थी। इसमें एक केस आता है 1996 का,
उस केस को समझ लो, फिर लिख बाद में लेना। 1996 में केस में क्या आया कि जो आपको ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये मिलता है, ये टाइटल नहीं है। क्या नहीं है? ये टाइटल नहीं है। ये जो भारत रत्न, पद्मश्री, ये पद्म भूषण, ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये क्या नहीं है? उपाधि नहीं है। ये क्या है? ये सम्मान है। क्या है? ये सम्मान है। इसलिए आप इनको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। आप यूँ नहीं कह सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ये सम्मान है भारत रत्न। आप इसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ऐसे तो आप ऊपर निकल गए। ठीक है, आप सभी नागरिकों को हमें क्या करना है? समान रखना है। इसीलिए क्या है, इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं हम। तो ये नाम के आगे केवल डॉक्टर लग सकता है, इंजीनियर लग सकता है, इस प्रकार की चीज़ें लग सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? सम्मान है। ठीक है, ये इसलिए नाम के आगे या पीछे नहीं लगेंगे। ये कहा गया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जिसका नाम है बालाजी राघवन केस। ठीक है, तो ये लिख लो 17 और 18। तो ये यहाँ पर हमने आज राइट टू इक्वलिटी पढ़ ली। अब अगली क्लास में हम दूसरी जो हमारे अदर फंडामेंटल राइट है उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ी थी कल अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में हमारे संविधान में। मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि ओरिजिनली मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन में ए दे देगा 12, बी में दे देगा कुछ और लास्ट ऑप्शन दे देगा 8। तो जल्दबाजी में 12 नहीं करना है, ऑप्शन आएगा 8। ठीक है, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। पहली अनुसूची किसकी बात करती है? पहली अनुसूची बात करती है भारत और उसके क्षेत्र की, यानी कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात करती है सैलरी की, ऐसी सैलरी, ऐसा वेतन जो कि संचित निधि पर भारित हो। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का था, गवर्नर का था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का था, केग का था, लेकिन प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का नहीं था। तीसरी बात की थी हमने ओथ, शपथ की बात की थी कि किस किस की शपथ शेड्यूल 3 में आती है। तो उसमें हमने देखा था एमपी की थी, मिनिस्टर की थी, इधर से केग की थी, लेकिन प्रेसिडेंट की नहीं थी। प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में थी, वाइस उपराष्ट्रपति की 69 में थी, जबकि गवर्नर की 159 में थी। ठीक है, जो शेड्यूल 4 थी वो बात करती थी राज्यसभा सीट की। ठीक है, अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, किसी स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट होगी, ये बात करती है 4थी अनुसूची। ठीक है, राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीट है? तो 10, जबकि लोकसभा सीट है 25। ठीक है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो बात करती है ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड। 5वीं लगभग सारी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, जबकि 6ठी जो है 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड। 7वीं हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी कि कौन से यूनियन लिस्ट, किन पर संसद कानून बनाएगी, किन पर विधानसभा कानून बनाएगी और किन पर दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात की थी हमने 3 लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। हम देख रहे थे कि उसमें जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कम किए जा रहे हैं, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही 5 सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से हटाकर कहाँ पर डाले गए? कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे? एजुकेशन था, ठीक है, फैमिली प्लानिंग था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, मेजरमेंट यूनिट थी और 5वां जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। ठीक है, उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा की बात करती है कि कौन कौन सी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं थी, जबकि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, हमारी राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा नेपाली इसमें शामिल है। ठीक है, नेपाली किसमें शामिल है? संवैधानिक भाषा में शामिल है। 9वीं की बात की थी हमने कि जब भूमि सुधार किए जा रहे थे तो उस समय जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए एक अनुसूची की जरूरत पड़ी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, ताकि कोई कानून उसमें डाल दिया जाए जिस पर जुडिशरी अपना व्यू नहीं दे पाए। तो ऐसा ही 9वीं शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसमें डाले गए कानून पर जुडिशरी अपनी राय नहीं दे सकती थी, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन एक केस आया, कोहिलो केस, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले का तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उन सबका क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची हमने बात की थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि दल बदल कानून की, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वही बनी रहे, गवर्नमेंट गिरे नहीं। ठीक है, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन
बना रहे। इसके लिए हमने 10वीं शेड्यूल इंट्रोड्यूस की। ये इंट्रोड्यूस की हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। इसमें 5 प्रोविजन थे। पहला तो क्या था कि जो एमपी या एमएलए जिस पार्टी से चुन के आएगा वो उसी पार्टी में रहेगा जब तक कि उसका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन था कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो कितने दिन के अंदर, इंडिपेंडेंट मेंबर केवल सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवार केवल सपोर्ट दे सकता है, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। जबकि नॉमिनेट मेंबर 6 महीनों के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। फिर चौथा था कि अगर विप का कहा नहीं मानता है कोई एमपी एमएलए, तो अगर पार्टी उसको 15 दिन के अंदर अंदर क्षमा नहीं करती है तो उसकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक नया कॉलम ऐड किया गया। उसमें क्या था कि अगर 2/3 सदस्य, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगा। पहले तक क्या था, इस कानून में जो अयोग्यता का निर्धारण था वो कौन करता है? सभापति, हेड। सभापति करेगा या स्पीकर करेगा, ठीक है। अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा। पहले तक 1993 के पहले तक इस दल बदल कानून में स्पीकर के द्वारा या सभापति के द्वारा क्या निर्णय दिया गया इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, ठीक है। लेकिन एक केस आया की हो तो हो लोन केस 1993 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभापति या अध्यक्ष के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पर इस कानून का जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारे लोकल गवर्नेंस की बात करती है। 11वीं अनुसूची पंचायत की बात करती है, जबकि 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों की बात करती है, ठीक है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की। चलिए शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, या इसको ही कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। कहानी 2 लेवल पर चलेगी, कहानी इंटरनेशनल लेवल पर चलेगी, कहानी हमारे देश के लेवल पर चलेगी, ठीक है। मूल अधिकार, मूल क्यों कहा गया है इन्हें? मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नागरिकों के बेसिक डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें उसे बेसिक चाहिए वो उसको क्या कहा गया, जैसे आदमी की मूल आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह ये अधिकार आदमी को मूल रूप से, मतलब ये अधिकार तो होने ही चाहिए, इसलिए इनको कहा है मूल अधिकार। हमारा संविधान इनकी गारंटी देता है, ठीक है। हमारा संविधान इनको गारंटी देता है इन मूल अधिकारों को, ठीक है। 2 तरह के राइट होते हैं, एक तो ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, ठीक है। एक बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों की। ह्यूमन राइट पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, ठीक है। सभी को रोटी चाहिए, सभी को कपड़ा चाहिए, सभी को मकान चाहिए। तो ह्यूमन राइट जो बेसिक से ह्यूमन राइट है वो पूरी दुनिया में एक जैसे है, लेकिन फंडामेंटल राइट अलग अलग है। हर देश का संविधान अलग है और हर देश के संविधान के अनुसार ही फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यानी कि ये बड़ी पिक्चर है, ये छोटी पिक्चर है। अब हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो 1215 में ब्रिटेन में उस समय क्या हुआ करती थी? मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि राजतंत्र हुआ करता था। और उसके सामने था पहले एक कुलीन तंत्र भी हुआ करता था जो टाइम राजा को सपोर्ट किया करता था। तो उनको राजा ने उस समय कुछ अधिकार दिए, ठीक है। 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने उन्हें कुछ अधिकार दिए। तो उन अधिकारों को ही कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं उनको? मैग्ना कार्टा। भाई सारे डिसीजन लेने का राइट तो किसका है? राजा का है, लेकिन उसने कुछ अधिकार किसको दे दिए? वो कुलीन तंत्र को दे दिए कि हाँ ये अधिकार है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो यहीं से शुरुआत होती है मूल अधिकारों की। इनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, मतलब जो बहुत बेसिक सी राइट है उन्हें कहते हैं हम मैग्ना कार्टा, ठीक है। उसके बाद 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति, ठीक है। उस समय यहाँ पर भी एक डिक्लेरेशन लाई गई जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। ये भी कुछ अधिकारों की बात करती है। फ्रांस की क्रांति के समय डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि आदमियों के लिए और नागरिकों के लिए कुछ बेसिक से राइट होने चाहिए, यानी कि कुछ अधिकारों की बात करते हैं। फिर उसके बाद आई अमेरिका की क्रांति।
ठीक है, अमेरिका से स्वतंत्र आज़ाद हुआ, उसके बाद अमेरिका के संविधान में भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, अधिकार पत्र, इसे कहते हैं बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट। अमेरिका के मूल संविधान में नहीं थे ये, ठीक है, बाद में इसमें संशोधन करके उन्हें कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए कि भाई ये आदमी के पास ये अधिकार होने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये कुछ बेसिक से अधिकार तो होने ही चाहिए। अगर वह ह्यूमन है तो उसको कुछ बेसिक से अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। यही उन अधिकारों को क्या कहा गया, अधिकार पत्र, एक पत्र में लिखकर वो अधिकार दिए गए, इसलिए उन्हें कहते हैं बिल ऑफ राइट। मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संशोधन करके ये अधिकार ऐड किए गए, ठीक है। भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय 1928 में एक नेहरू कमेटी बनी, ठीक है, नेहरू समिति, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं उसको, नेहरू रिपोर्ट। उसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई कि भारतीय लोगों के लिए क्या होने चाहिए, कुछ बेसिक से मूल अधिकार होने चाहिए, ठीक है। फिर 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, इसमें भी बात की गई फंडामेंटल राइट की, यानी कि मूल अधिकारों की बात की गई। हम हमारी संविधान सभा जब हम पढ़ रहे थे तो संविधान सभा में भी एक समिति बनी थी फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी और ट्राइबल के बीच, जो कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। समिति थी किस पर, मूल अधिकार, जनजातीय, इन पर एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल। ये सब्जेक्ट थे उसके, मूल अधिकार, जनजातीय, वेलफेयर, इस प्रकार की। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल। एक उप समिति भी बनी थी मूल अधिकारों पर, एक उप समिति भी बनी थी किस पर, मूल अधिकारों पर। और उसके वो किसके, उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे जे बी कृपलानी, ठीक है। इसमें एक माइनॉरिटी भी आ जाता है, अल्पसंख्यक, ठीक है। ये कुछ बेसिक सा राइट है, समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट क्या होता है। ह्यूमन राइट बड़ी पिक्चर है, ठीक है। आदमी को, हर जगह के आदमी को क्या क्या बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जबकि फंडामेंटल राइट हर देश के संविधान के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। उसकी लिमिटेशन उस देश के संविधान तक है, ठीक है। जैसे भारत के नागरिकों को जो संविधान, जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो आप ब्रिटेन चल जाओगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे, जब हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में, उसमें 5 ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को भी मिले हुए हैं, ठीक है। और विश्व, और जो है अदर सिटीजन को भी मिले हुए हैं, लेकिन जो 5 फंडामेंटल राइट है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं, 15, 16, 19 और 29 और 30, ठीक है। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारे जो संविधान में है कितने भाग हैं, 22 भाग थे ओरिजिनली, अभी लगभग 25 भाग है। तो ये भाग 3 में है, कौन से भाग में है, भाग 3 में, भाग 3 में। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, याद होना चाहिए। कौन से भाग में, भाग 3 में, ठीक है। आपसे सीधा पूछ ले कि हमारे जो संविधान में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं हमने यूएस से। कहाँ, ठीक है, कहाँ से लिए हैं वो हमने, यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिए हैं हमने हमारे मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। तो यह है मूल अधिकारों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। देखो ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटेन से हुई, ठीक है। ब्रिटेन के राजा के द्वारा एलिट क्लास को, जो कुलीन तंत्र था, जो ऊपर लेवल के तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। उस जो साइंड डॉक्यूमेंट था उसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो इसी प्रकार जो भाग 3 है ये कहलाता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहलाता है, भारत का
मैग्ना कार्टा। आपसे सीधा पूछ ले कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भाग 3 जो फंडामेंटल राइट वाला भाग है उसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा समझ में आया? मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा सबसे पहले कुछ अधिकार दिए गए कुलीन तंत्र को, उसे डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, हमने हमारे मूल अधिकार कहाँ से लिए? यूएस के संविधान से। ठीक है, तो हमने हमारे मूल अधिकार यूएस के संविधान से लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग 3 में है ये, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, अब एक एक करके आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार हमें क्यों दिए हैं? ठीक है, ये मूल अधिकार हमें क्यों दिए? क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती है जो हमारे अगेंस्ट हो, एज अ ह्यूमन हमारे अगेंस्ट हो, तो उसके जो हमारी संसद की जो सुप्रीमेसी है, जो संसद की तानाशाही है, उसको रोकने के लिए या गवर्नमेंट की तानाशाही को रोकने के लिए संविधान द्वारा हमें मूल अधिकार दिए गए। ठीक है, ताकि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सके जो हमारे अधिकारों का हनन करे। एज ए सिटीजन हमें जो भी राइट चाहिए वो किस में दिए गए? मूल अधिकारों में दिए गए। ठीक है, तो संसद यहाँ पर सीधा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे। तो गवर्नमेंट की, जैसे कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई तो उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि एज ए ह्यूमन आपके लिए बहुत खराब है, तो उसको रोकने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट की जो तानाशाही है उसको रोकने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, और इन मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? संविधान। अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो आप सीधे के सीधे कहाँ चल जाते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखती है कि भाई हाँ ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर संविधान के अनुरूप या आपके मूल अधिकारों के अनुरूप वो कानून नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की तानाशाही को रोकने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ये? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। एक पहले देख लो कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में 7 टाइप के मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। फंडामेंटल राइट, इसको FR लिख दूंगा मैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार कितने टाइप के हैं? 7 टाइप के। इसमें पहला आता है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, इसको कहते हैं आप समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसको यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। छठा आता है राइट टू प्रॉपर्टी। और सातवां आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 7 टाइप के मूल अधिकार हमें हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, पहला है राइट टू इक्विलिटी। ये कौन कौन से? इक्विलिटी का मतलब समानता, यानी कि सभी समान है उस प्रकार से। तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में मेंशन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है।
फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप जैसा चाहे अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। ये मिला हुआ है हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में। अब ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये है माइनॉरिटी के लिए। किसके लिए? ये माइनॉरिटी के लिए, यानी कि जो बहुत सीमित लोग हैं, जैसे कि जैन हैं, तो उनके खुद के कल्चर, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खुद मैनेज कर सकते हैं, ऐसा वाला राइट किसको दिया गया है? माइनॉरिटी को दिया गया है। ये है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी ये आता था आर्टिकल 31 में। पहले ये था फंडामेंटल राइट, पहले क्या था? ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कहाँ डाल दिया गया? 300A में भाग 12, ठीक है। ये अब आपका संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन अब मूल अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये आर्टिकल 12 से 35 में नहीं आता। अब कहाँ पे आता है राइट टू प्रॉपर्टी? 300A में, ठीक है। कहाँ पर आता है? 300A में। किस संविधान, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब मैंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट है जिसको संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, ठीक है। अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो किस अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? तो वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसके तहत आपको सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओरिजिनली 7 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इनको ही फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिखो, ठीक है। ये बात की है हमने स्कोप की, ठीक है। किसकी बात की है हमने? स्कोप की बात की है, यानी कि कानूनी, जैसे कानूनी अधिकार है तो ये बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है वो छोटा क्षेत्र है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। कम दायरा है लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, वो किससे? गवर्नमेंट की तानाशाही से बचने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट है क्या, भाई जिसके अगेंस्ट हमें क्या सिक्योरिटी दी जा रही है, उसका मतलब है क्या, ठीक है। गवर्नमेंट या स्टेट का मतलब क्या है? तो वो सबसे पहले बताया है आर्टिकल 12 में, ठीक है, कि किसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए, ताकि वो तानाशाह नहीं बन सके, ठीक है, ताकि हमारे राइट का प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि हमने जब प्रियम्बल, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तब भी हमने कहा था कि संविधान अपनी शक्ति कहाँ से ले रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता से, भारत के नागरिकों से, इसलिए नागरिकों को सुप्रीम रखना जरूरी है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा है? स्टेट की परिभाषा है। स्टेट या राज्य, स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रॉडर टर्म होती है, ठीक है। स्टेट जो ये नहीं है राजस्थान, यूपी, एमपी, इसका मतलब स्टेट नहीं है, ठीक है। स्टेट का मतलब अलग होता है। स्टेट एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस में, कभी अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है स्टेट की परिभाषा कि स्टेट है क्या, या स्टेट किसको कहेंगे, ठीक है, किस किस को स्टेट कहेंगे। तो इसमें किस किस को स्टेट का है? एक तो संसद, ठीक है। संसद कोई कानून बनाएगी तो उसका, इससे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, इसको स्टेट का है। इसके अलावा भारत सरकार को स्टेट का है। इसी प्रकार से विधानसभा, राज्य सरकार को क्या कहा है? स्टेट का है। इसके अलावा लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ बॉडी, जैसे कि पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, पालिका हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से इन सबको क्या कहेंगे हम? स्टेट के अंदर आएंगे। यानी कि ये अगर किसी न किसी तरह से आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करते हैं तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो है मेजोरिटी टर्म। इसके अलावा स्टेट में और कौन कौन सी चीज आती? ऐसी कोई चीज जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, ठीक है, ऐसी चीज जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट क्या कर रही है?
या तो कंट्रोल कर रही है, या 100 का 100% गवर्नमेंट का पैसा है उसमें, ठीक है, या सेमी फंडेड है। जैसे 100 रुपये की कोई बॉडी है तो गवर्नमेंट के 40 रुपये लग रहे हैं, यानी कि कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट फंड कर रही है। या फिर ऐसी कोई बॉडी जो कि पब्लिक वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व है, पब्लिक वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व है, यानी कि लोक कल्याण के काम में इन्वॉल्व है, वो सब किस में आ जाएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन। अब क्या इसमें एक चीज़ आती है, क्या जुडिशियरी जो है इंपॉर्टेंट है, क्या जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका वो स्टेट है कि नहीं है, ठीक है, वो स्टेट है कि नहीं है। अब देखो न्यायपालिका के दो काम है, एक तो है प्रशासनिक काम और एक है न्यायिक काम, यानी कि न्याय देना। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, यानी कि उनका हनन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जुडिशरी, अब जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को देख रही है, ठीक है, और वो उसको स्टेट माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। तो इसमें दो एस्पेक्ट है, जुडिशरी की दो काम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम और एक होता है उसका जुडिशियल काम। जुडिशियल काम मतलब न्यायिक निर्णय वगैरह देना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन काम मतलब कि जैसे कि अपना स्टाफ अपॉइंट करना वगैरह वगैरह। जैसे कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती आई है वो कैसा काम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन काम हो गया, ठीक है। तो वो ठीक है, तो दो तरह के काम होंगे इसके, एक तो होंगे प्रशासनिक काम, एक होंगे न्यायिक काम, ठीक है। एक तो हो गया प्रशासनिक काम और एक हो गया न्यायिक काम, ठीक है। तो अगर प्रशासनिक काम में तो क्या है, इसको स्टेट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। लेकिन न्यायिक काम करते समय इसको स्टेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि आपसे पूछ रहे कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है, तो जब वो प्रशासनिक काम करेगी तो स्टेट है और न्यायिक काम करेगी तो स्टेट नहीं है, ठीक है। ताकि जुडिशरी निर्बाध रूप से काम कर सके, क्योंकि हमारे संविधान का जो गार्जियन है, जो गार्जियन है वो किसको कहा गया है, जुडिशरी को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, इसीलिए इसको स्टेट नहीं माना गया है न्यायिक कामों में। अब एक और मसला निकल कर आया था बीसीसीआई का, कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है। हालांकि इसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लेकिन बीसीसीआई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बीसीसीआई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये केस चला था कि इसको स्टेट है कि नहीं है। अगर स्टेट है तो फिर इस पर वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, जो स्टेट के अगेंस्ट जिनको सुरक्षा प्राप्त की गई है, तो उसको भी किसमें, बीसीसीआई उसमें शामिल है कि नहीं है। तो बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, ये केस चला था, तो उसमें माना गया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिट ज्यूरिडिक्शन में आती है, किसमें आती है, रिट ज्यूरिडिक्शन में आती है। चूंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इससे बहुत सारे सवाल वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये है, ये मसला चला था कि बीसीसीआई बहुत क्लोज्ड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार होता रहता है, तो ये आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए, ठीक है। जनरली आरटीआई के दायरे में कौन आती है, गवर्नमेंट बॉडीज आती है, ठीक है। कौन सी बॉडीज आती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। या तो गवर्नमेंट एडेड आए या गवर्नमेंट की खुद की कोई बॉडी आए, चाहे वो वैधानिक बॉडी हो या संवैधानिक बॉडी हो, लेकिन इसको भी आरटीआई के दायरे में लाया गया था, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। लेकिन ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन में तो नहीं है, लेकिन रिट ज्यूरिडिक्शन में है, यानी कि इसको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे आप आरटीआई के तहत बीसीसीआई से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। तो ये है स्टेट का मतलब, ये है हमारा आर्टिकल 12, क्योंकि हमें जो भी सुरक्षा प्रदान की गई है वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड की गई है, ताकि स्टेट तानाशाह न बन सके, ठीक है। और जो हमारी वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली जो थ्योरी है वो फुलफिल हो सके, यानी कि सुप्रीम कौन है, सुप्रीम सिटीजन है, ठीक है। हमारा संविधान भी कहाँ से पावर ले रहा है, हमारा संविधान भी सिटीजन से ही पावर ले रहा है, ठीक है। लिखो आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा। बीसीसीआई स्टेट तो नहीं माना गया है, लेकिन अब आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जुडिशियरी है, इसके दो काम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन काम और दूसरा जुडिशियल काम। तो जुडिशियल काम में इसे स्टेट नहीं माना गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कामों में इसको स्टेट माना गया है। अब आर्टिकल 13,
आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के दो भाग हैं, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), दो भाग और हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान लागू होने से पहले। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन उसके पहले भी कुछ कानून थे जो कि अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। ये बहुत से एक्ट है जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो उन प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू होने से पहले के 26 जनवरी 1950 से पहले के कानूनों की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले वे कानून जो कि हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है, जो कि हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, वो तो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई कानून है, इसमें 50 धाराएं हैं, ठीक है, 50 धाराएं हैं इसमें, लेकिन इसकी 2 धाराएं ऐसी है जो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है या उससे असंगत है, तो ये पूरा कानून हटेगा नहीं, ये केवल ये 2 धाराएं क्या करेगी? छुप जाएगी। क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। इसको कहते हैं आच्छादन। क्या कहते हैं? आच्छादन। अभी धीरे धीरे आएगा समझ में, 1-2 बार जैसे पढ़ोगे वैसे आ जाएगा, ठीक है। पूरा कानून है, संविधान के पहले का कोई कानून है, 50 धाराएं हैं उसमें, ठीक है। 2 धाराएं ऐसी है जो कि आपके फंडामेंटल राइट से असंगत है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश एरा का कोई कानून है, ठीक है, ब्रिटिश एरा का कानून है, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा था वो, ठीक है। तो उसमें ऐसी धाराएं, जैसे हमने तो कह दिया शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो शोषण था, केवल कुलीन लोगों को ही प्रोटेक्शन मिला हुआ था, ठीक है। तो उस प्रकार से ऐसी 2 धाराएं आई जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से असंगत होगी, ठीक है, यानी कि उनसे मैच नहीं खा रही, वो असंगत है, तो ये धाराएं हो जाएगी, छुप जाएगी, बाकी की पूरा कानून ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो 48 धाराएं हैं ये ऐसी की ऐसा ही रह जाएगी, और ये 2 धाराएं हैं ये क्या हो जाएगी? छुप जाएगी, पूरी तरह खत्म नहीं होगी, अभी क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको? आच्छादन का सिद्धांत। ये बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये कब बात करता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू होने के बाद। ये तो कहता है कि भाई संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून हमारे जो है मूल अधिकारों से असंगत है तो उसको वो क्या करेगा? छुप जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कहा है कि वो पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक। क्यों कहा है? क्योंकि संविधान लागू हो गया तो अब हमारे अनुसार चीजें चलेगी, ठीक है। ये तो पहले की है, ब्रिटिश एरा की चीजें हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको केवल छुपाया है। यहाँ पर क्या करेंगे? पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें से हम बात करते हैं, कोई कानून है 50 धाराएं, ठीक है। ये तो जो 2 धाराएं हैं फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो ये 2 धाराएं यहाँ पर छुपेगी नहीं, ये 2 धाराएं क्या करेगी? हट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? इधर तो हट जाएगी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो, और इधर क्या करेगी? छुप जाएगी, ठीक है। ऐसी विधि या फिर विधि का ऐसा प्रावधान जो मूल अधिकारों से असंगत है या इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, वह हट जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। कैसे? देखो, ये जैसे एक चटनी लिया आपने, ठीक है, इसमें से कोई कानून पटका तो नीचे क्या निकलेगा? नीचे वही चीजें निकलेगी जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट करेगी, जो नहीं करेगी वो हट जाएगी, ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये 2 धाराएं ऊपर ही रह जाएगी, बाकी की 48 नीचे निकल जाएगी, ठीक है। ये है। अब देखो इसमें एक और चीज है, ये आच्छादन का सिद्धांत। ये चीजें छुप गई, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसा संशोधन होता है जिससे कि वापस से फंडामेंटल राइट कंसिस्ट हो जाता है, जैसे पहले यहाँ पर कोई धर्म की बात की गई है, बाद में इसमें कुछ अमेंड किया गया और ये बात हट गई,
ठीक है। तो ये वापस से क्या हो जाएगी, वापस से कानून अस्तित्व में आ जाएगा, इसलिए पहले छुपाई थी हमने, ठीक है। हम बाद में कोई अमेंड किया और बाद में उससे ये चीज़ फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट होने लगी, तो ये चीज़ वापस से आ जाएगी, ठीक है। यही है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है, समझ में आए। पहले तो छुप जाएगी अगर फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं है तो, अगर बाद में आपने कोई संशोधन करके इसमें कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जिससे ये फंडामेंटल राइट से वापस से संगत होगी, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये कानून वापस से अस्तित्व में आ जाएगी, ये जो धाराएं थी ये वापस से अस्तित्व में आ जाएगी, ठीक है। संविधान विधि कौन बनाएगा, या तो संसद, ठीक है। यहाँ पर मेनली किसकी बात की थी, संसद की बात की है, ठीक है। अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो वो पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, या उसकी वे धाराएं पूरी तरह खत्म हो जाएगी जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ये छल नहीं ध्यान रखना, ठीक है, ये छल नहीं ध्यान रखो, ठीक है। तो ये है हमारी एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और एक डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, ठीक है। 13(1), 13(2). 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान लागू होने से पहले की बात करता है। ये बात करता है संविधान लागू होने के बाद की बात करता है। इसमें भी 2 पॉइंट और है, 13(3) और 13(4), ठीक है। एक मिनट उसको भी लिख ही देता हूँ। 13(3), इसमें जो हम बात कर रहे हैं ये विधि, उसको बताया गया है कि ये विधि है क्या, विधि या लॉ है क्या, ठीक है। विधि या लॉ है क्या, तो विधि या लॉ के बारे में क्या कहा गया, भाई संसद कोई कानून बनाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून बनाए या कोई नियम हो गया, इसके अलावा विधानसभा होगी, राज्य सरकार होगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो गया, उसके द्वारा कोई आदेश जारी किया गया, कोई नियम बनाया गया, तो वो सब किस में आ जाएंगे, विधि में आ जाएंगे, ठीक है। वो सब किस में आ जाएंगे, विधि में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ शामिल की गई है, विधि के गैर विधायी स्रोत, विधि के गैर विधायी स्रोत। गैर विधायी स्रोत का मतलब है कि जिनका कानून में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कोई रूढ़ी होगी, कोई परंपरा होगी, अगर वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रही है तो वो भी किस में आ जाएगी, विधि में आ जाएगी, ठीक है। कोई रूढ़ी होगी, कोई परंपरा होगी। जैसे कि बात करें हम सबरीमाला केस की, ठीक है, बात करें किसकी, सबरीमाला केस की, तो सबरीमाला केस में महिलाओं को अनुमति नहीं है। ये क्या है, एक तरह की परंपरा के लो या रूढ़ी के लो, ठीक है। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, ठीक है, इक्विलिटी के अगेंस्ट है। भाई मंदिर में तो सभी जा सकते हैं, तो इक्विलिटी के अगेंस्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया, ठीक है। समझ में आया। तो भाग 3 में क्या है, विधि, विधि क्या है, ये किस में बताया गया है, भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 में प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, भाग जो 2 है उसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और भाग 3 में बताया गया है कि विधि है क्या, ठीक है, विधि है क्या। अब अगला आता है 13(4). देखो आगे जब धीरे धीरे आएंगे केस आएगा, तो एक गोलकनाथ केस आया था, ठीक है। एक क्या आया था, गोलकनाथ केस। स्टार्टिंग में केस चला तो ये बात चली कि भाई क्या संसद सभी चीज़ों में संशोधन कर सकती है कि नहीं। ये क्या कहता है कि संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन केस चले तो 368 के साथ क्या करता है, संविधान संशोधन कर सकती है संसद, ठीक है। तो जो वो केस चले उसमें क्या माना गया कि संसद बड़ी है, यानी कि आर्टिकल 368 बड़ा है किससे, 13(2) से बड़ा है, ठीक है। यानी कि संसद किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है। तो ऐसे अलग अलग केस चलते रहे। तो एक केस आया गोलकनाथ केस। कौन सा केस आया, गोलकनाथ केस। उस गोलकनाथ, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे डिटेल में आएंगे ये सारे केस। तो उस गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि भाई जब संविधान संशोधन आप कर रहे हो वो भी एक तरह की क्या है, विधि ही है। वो भी क्या है, एक तरह की विधि ही है। और कोई भी विधि आते ही क्या हो जाएगा, 13(2) लागू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। अब तक कर दिए जो कर दिए, लेकिन अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब संसद को वापस दिमाग खराब। तो संसद ने फिर इसके अगेंस्ट में क्या किया, एक संविधान संशोधन लागू किया, 24वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कहा गया, उसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 13(4). उसमें कहा गया कि जो ये विधि है इसमें संविधान संशोधन नहीं आता, ठीक है। ये जो विधि है इसमें संविधान संशोधन नहीं आता। यही है हमारा 13(4), संविधान संशोधन शामिल नहीं।
यानी कि इसमें संसद के द्वारा या अन्य बॉडीज के द्वारा जो भी बनाए गए सामान्य प्रकार के कानून शामिल है, ठीक है। संविधान संशोधन इसमें शामिल नहीं है। ये कौन सी इसके तहत बताया गया है? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये 13 भाग 4, ठीक है। लिख लेना यहाँ पर कि भाई 13वां जो भाग 4 है वो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया वापस से सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में, ठीक है। कौन से केस में चैलेंज किया गया? केशवानंद भारती केस। पहले भी पढ़ के आए हम प्रस्तावना में, केस बार बार आएगा ये केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो उसमें चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई ये सही है, आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक है, आप फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जो मूल ढांचे की अवधारणा है वो किस में आई? केशवानंद भारती में। अब ये मूल ढांचा होता क्या है? पूछा संसद ने कि भाई ये मूल ढांचा होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइम टू टाइम बताएंगे कि भाई ये मूल ढांचा है क्या। तो वास्तव में जो सुप्रीमेसी किसके पास रखनी थी? जुडिशरी के पास रखनी थी, ठीक है। तो आपको फिलहाल यही ध्यान रखना है कि 13(4) में है क्या, ठीक है। 13(4) में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये है हमारा आर्टिकल 13, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 13(1) में हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की, आर्टिकल 13 भाग 2 में हमने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की। तो इधर लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, यानी कि वो जो प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो क्या होंगे? चुप जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाद में आपने कोई ऐसा अमेंड कर दिया जिससे वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो वो वापस से आ जाएंगे, ठीक है। इधर क्या है कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि इनकंसिस्टेंट है तो छुपेगा नहीं, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कहा है हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, ये छल नहीं ध्यान रखना, ठीक है। भाग 3 में क्या है कि लॉ के बारे में बताया है कि लॉ है क्या चीज़ बेसिकली। तो ये संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, विधानसभा के द्वारा बनाया जा सकता है, भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके किसी ऑफिस के द्वारा कोई ऑर्डर, कोई नियम, ये सब किस में आ जाएंगे? लॉ में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है उसके गैर विधायी स्रोत की, यानी कि कोई रूढ़ी या परंपरा जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो भी विधि में माना जाएगा, जैसे सबरीमाला केस में माना गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 4, इसमें 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो है संविधान संशोधन शामिल नहीं है, ये जोड़ा गया है 13 भाग 4 में, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है। तो आर्टिकल 13 की बात की हमने, दो सिद्धांतों की बात की। एक तो आच्छादन का सिद्धांत जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए लागू होता है, यानी कि इसके तहत क्या है कि जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट करेंगे कानून वो क्या करेंगे? छुप जाएंगे, यानी कि आच्छादित हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। लेकिन बाद में अगर कोई संशोधन होता है और उसके तहत ये कंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट के, तो ये वापस से अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखा था हमने 13(2) के तहत, वो देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई कानून, संसद कोई कानून बनाती है और वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इधर तो छुपता था, उधर पूरी तरीके से हट जाएगा। 13(3) में कानून के बारे में बताया गया है कि विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल है। आर्टिकल 13(4) में यह बताया गया है कि संविधान संशोधन जो है वो एक विधि नहीं है, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली 7 प्रकार के जो मूल अधिकार है वो हमें दिए गए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 6 है, ठीक है। तो उसमें जो पहला है वो है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। ए पार्ट करके लिख लेना, राइट टू इक्वेलिटी।